हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं जेई एडवांस 2026 में जो फिजिक्स का पेपर 1 था उसके अंदर का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले के उसके जो 10 क्वेश्चन थे स्टूडेंट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट उसी क्रम में ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें, देखते हैं इसमें क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से है। तो इसमें दो टॉपिक यूज होना है, एक तो थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर का जो आपका हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा जो यूज होना है स्टूडेंट वो आपको यूज होना है थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर आप हीट और सीवी मतलब जो एन सी वी डेल्टा टी और एन सी पी डेल्टा टी आप फार्मूला पढ़ते हैं उनके बीच में एक रिलेशन है। तो उसको हम देखने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बार हम वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को रीड आउट करिए। ये 2026 पेपर 1 फिजिक्स पेपर 1 का 11वां क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपने इसको रीड कर लिया होगा। तो बस जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इसमें दिया गया है स्टूडेंट कि यहाँ पे दो चैम्बर है और ये इंसुलेटेड कंटेनर है, मतलब ये बाहर से कोई भी हीट जो है वो बाहर नहीं निकल रही है। और इस तरीके से यहाँ पे दो चैम्बर है, ठीक है। ये जो चैम्बर है इसमें ये आइसोथर्मल होता है। ये जो चैम्बर है ये डायाथर्मिक वॉल है, इससे हीट जा सकता है, मतलब इधर हीट ट्रांसफर हो सकता है या उल्टा भी हीट आ सकता है। लेकिन ये जो चैम्बर है वो एडियाबैटिक है, मतलब इससे कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। दूसरी बात बोलने के स्टूडेंट कि अगर ये मूवेबल नहीं है और ये मूवेबल है, तो ये मूवेबल नहीं है तो ये एक आइसोकोरिक सिस्टम हो गया। आइसोकोरिक मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। और एक मूवेबल है, तो अगर फ्रीली मूविंग होता है स्टूडेंट तो भी आपको पता हो तो आइसोबारिक सिस्टम है। इसने खुद भी बोल दिया है कि पिस्टन P2 इस तरीके से मूव कर रहा है कि ऑलवेज S2 के अंदर का जो प्रेशर है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में शॉर्ट आप देख रहे हैं इसका प्रेशर सेम है और इसका वॉल्यूम से है, तो ये आइसोकोरिक हो गया, वो आइसोबारिक हो गया। इसके बाद बोल रहा है स्टूडेंट कि इन दोनों के बीच में शुरू में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए T1 माइनस T2 शुरू में कुछ होगा। तो उसको इसने बोला है डेल्टा टी नॉट, जो इनिशियल सिचुएशन में दोनों के बीच में T इक्वल टू 0 पे जो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे T1 नॉट माइनस T2 नॉट आप कह लीजिए। फिर वो बोला है कि कितने टाइम के बाद ये जो टेम्परेचर होगा वो डेल्टा टी नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ से हीट का ट्रांसफर इधर होगा, इस जगह से स्टूडेंट से हीट का ट्रांसफर होगा, तो इसका टेम्परेचर कम जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। तो कितने टाइम बाद ये डिफरेंस डेल्टा टी नॉट बाई 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको एक बात समझना होगा कि इस वाले सिस्टम से हीट निकल रहा है, तो जब हीट बाहर निकलता है तो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में उसको हम माइनस लेते हैं, और इस वाले सिस्टम में हीट गेन हो रहा है तो उसको हम प्लस लेंगे। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो इस वॉल से हो रहा है जिसकी थिकनेस एक्स है। इसका एरिया दे रखा है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा इसका एरिया ए दे रखा है और इसकी थिकनेस एक्स दे रखी है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी कहीं दे रखी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन वही है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो इन दोनों का है कितने टाइम बाद डेल्टा टी नॉट बाई 2 हो जाएगा। और वो कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा जिसमें एन की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, और यहाँ पे LN2 की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.7। तो मतलब कहीं ना कहीं LN2 का यूज होगा, वो हम आगे देखेंगे ये क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि इससे DQ हीट इधर की तरफ ट्रांसफर हुआ, DQ हीट इधर की तरफ ट्रांसफर हुआ। तो इससे अगर DQ हीट ट्रांसफर हुआ तो इसको DQ को लिख सकता हूं माइनस NCV डेल्टा T1। भाई जो हीट इससे ट्रांसफर होगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा, तो कम होगा तो मैंने मान लिया कि भाई DT1 के डेल्टा T1 की जगह मैं डिफरेंशियल ही ले रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा हीट ट्रांसफर हुआ है तो छोटा सा टेम्परेचर चेंज हुआ DT1। बच्चे ये फॉर्मूला क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। एन क्या है? मोल। ये सी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा टी क्या है? dt क्या है स्टूडेंट? चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर छोटा सा ही ट्रांसफर हुआ होगा, तो अगर इसका टेम्परेचर T1 है तो इसके टेम्परेचर में कुछ डिक्रीमेंट हुआ होगा, तो उसको मैंने बैलेंस करने के लिए बाहर एक माइनस लगाया। वह ऐसे भी समझ सकते हैं हीट बाहर निकल रहा है तो बाहर एक माइनस लगाया है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 मोल दे रखा है, 1 मोल है दोनों तरफ गैस, और मोनोएटॉमिक गैस है स्टूडेंट, ये भी दे रखा है कि ये मोनोएटॉमिक गैस है। तो एन की वैल्यू 1 हो गई,
एन की वैल्यू 1 हो गई, -1 इंटू सी वी की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू होती है आर अपॉन गामा -1 इंटू इंटू डी टी वन। तो स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा सीवी का फॉर्मूला होता है आर अपॉन गामा -1, और क्योंकि इस क्वेश्चन में सीपी भी यूज करूंगा मैं, उसका फॉर्मूला होता है गामा आर अपॉन गामा -1। गामा क्या है यहाँ पे, एडियाबेटिक कोफिशिएंट है स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू 5/3 होती है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो स्टूडेंट अगर मैं इसकी वैल्यू डी क्यू की वैल्यू निकालूं, तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -r, और ये हो जाएगा 5/3 -1 इंटू डी टी वन। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये जो वैल्यू आएगी डी क्यू की, वो आएगी -3/2 इंटू आर इंटू डी टी वन। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या करते हैं, पहले दूसरे वाले हिस्से से भी हम डी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब इस वाले हिस्से ने क्या किया, हीट को गेन किया है, इस वाले हिस्से ने हीट को गेन किया है स्टूडेंट। तो हीट को गेन किया है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखूंगा, डी क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा डेल्टा टी टू की जगह स्टूडेंट अगेन स्मॉल चेंज हो रहा है, तो इसके लिए मैं लिख लूंगा डी टी टू, और यहाँ प्लस का साइन ले रहा है क्योंकि अगर इसको हीट मिल रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो ये फॉर्मूला अगेन सीपी क्या है, इस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट अगेन सीपी का फॉर्मूला मैंने बताया था, एन की वैल्यू 1 है, सीपी का फॉर्मूला मैंने बताया था गामा आर अपॉन गामा -1 इंटू डी टी, ये डी क्यू का रिलेशन है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट गामा की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 5/3 r, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 5/3 -1, तो ये आ जाएगा 5/3 r अपॉन 2/3, 3/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, इंटू डी टी टू, डोंट फॉरगेट डी टी टू हियर, ये डी टी टू आएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला डी क्यू का आ गया, डी क्यू का फॉर्मूला आ गया 5/2 r इंटू डी टी। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट। अच्छा, एक और रिलेशन हम इनके बीच में निकाल सकते हैं, एक और, कि भाई ये डी क्यू जो ट्रांसफर हो रहा है वो इस रूट के थ्रू हो रहा है, ये जो बीच में आपका कंडक्टर है उसके थ्रू हो रहा है, तो वहां से हमें एक रिलेशन पता है स्टूडेंट कंडक्शन का, डी क्यू बाई डी टी, जिसको आप हीट करंट कहते हैं, ये किसके इक्वल होता है, के ए अपॉन एल, एल की इस केस में क्या है, एक्स है, के आपको पता ही है, इनटू बच्चों ये जो डी क्यू बाई डी टी है, इस समय हीट कितना ट्रांसफर हो रहा होगा, वो इनके टेम्परेचर डिफरेंस का फंक्शन होता है, मतलब T1 माइनस T2 के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यहाँ मैं डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ, यानी इस समय जो इनका टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके ऊपर ये डी क्यू डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो चलिए ये हमारे पास कुछ 3 इक्वेशन आ गए, एक पहला उधर आया, डी क्यू इक्वल टू -3r/dt1, 3/2r/dt1। दूसरा इक्वेशन स्टूडेंट यहाँ आया, डी क्यू इक्वल टू 5/2r/dt2, और एक रिलेशन हमारे पास ये है। तो अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, कि डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं डेल्टा टी को लिखना चाहूँ किसी भी मोमेंट पे, तो डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस T2, ये लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन डेल्टा टी के टर्म में ही जाना है, तभी जाके वो लॉग का कुछ टर्म आएगा, तो टी मतलब यहाँ पे डी डेल्टा टी कुछ टर्म आना चाहिए, तभी जाके वो इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ मुझे dt1 भी दिख रहा है और वहां मुझे dt2 दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू डी टी वन बाई डी टी, अब मैं क्यों किया डिफरेंस, क्योंकि यहाँ मुझे T1 दिख रहा था, डी डी टू दिख रहा था, यहाँ डी टी टू, मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल दिख रहे थे टाइम टेम्परेचर, तो ऐसे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर ये आएगा -dt2/dt। ठीक है, तो डी टी मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ स्टूडेंट, तो क्या रिलेशन बच रहा है, तो रिलेशन बच रहा है डी डेल्टा टी, और यहाँ आ जाएगा dt1 प्लस dt2। अब इन तीनों को मुझे कुछ ना कुछ रिलेशन लाना है, एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ भी डी क्यू दिख रहा है, यहाँ मुझे डी क्यू दिख रहा है, और इस इक्वेशन में भी डी क्यू दिख रहा है, और डी टी भी दिख रहा है, तो अगर मैं कुछ करूँ, डी क्यू में वहां से निकालूं, डी टी टू में वहां से निकालूं,
dt1 dt2 यहाँ से निकालूं, dt1 वहां से निकालूं, यहाँ प्लेस करूं, तो प्लेस करके एक बार देखते हैं स्टूडेंट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया मुझसे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे dt1 माइनस dt2 होगा, ठीक है ना। ये वहां देखिए यहाँ माइनस था ना, तो ये माइनस होगा। तो एक काम करता हूँ स्टूडेंट, वहां से dt1 निकालिए, तो dt1 किसके इक्वल आएगा, तो उधर मल्टीप्लाई कर दिए स्टूडेंट, तो ये आएगा 2/3 माइनस का 2/3 डी क्यूब 2/3 डी क्यू अपॉन आर आएगा, ठीक है। माइनस dt2 यहां से निकालिए स्टूडेंट, इसको उधर ले जाइए, इसको नीचे, तो आएगा 2/5 माइनस से बाहर, फॉर्मूले का माइनस है, 2/5 इंटू 2/2 ऊपर dq आएगा, नीचे कितना आएगा स्टूडेंट, नीचे आएगा r, ठीक है, नीचे r आएगा। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से d डेल्टा t जो है वो निकल के आएगा। अब इसमें से dq माइनस dq बाई आर कॉमन ले लीजिए, तो बेटा माइनस dq बाई आर जब मैं कॉमन लूंगा तो ये वैल्यू अंदर आएगी 2/3 प्लस, हाँ 2 भी ले सकते थे, तो उसको कॉमन ले लीजिए 2 को भी, तो -2 dq बाई आर बाहर हो गया। तो यहाँ एलसीएम लेने पे आएगा स्टूडेंट 5 + 3 अपॉन 15, 5 + 3 अपॉन 15 देख लीजिएगा सही चल रहा है, 5 + 3 अपॉन 15। तो बेटा यहाँ से हमें रिलेशन मिला d डेल्टा t इज इक्वल्स टू -16/15 r इंटू डी क्यू। बस अब क्या करना है स्टूडेंट, डी क्यू वहां से निकाले, यहाँ पुट कर दीजिए, तो आप कुछ इंटीग्रेशन होता हुआ मेरे को दिख रहा है। अब ये जो लास्ट रिलेशन आपने निकाला है, इस रिलेशन से डी क्यू निकालिए, यहाँ से डी क्यू निकालिए और इसको वहां प्लेस कर दीजिए। क्यों कर रहा हूँ तो स्टूडेंट अभी आपको समझ में आएगा, डी इंटू डेल्टा टी -16/15 आर, और डी के वैल्यू डी टी उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा k/x डेल्टा टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है साफ साफ कि अगर ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी को इधर ले आऊंगा तो डेल्टा टी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, और इस तरफ टाइम का वेरिएबल आ गया, तो अब मेरा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से जो वेरिएबल बना वो बना डी अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। देखो स्टूडेंट, डी इंटीग्रेट कर रहा हूँ दोनों तरफ, यहाँ डेल्टा टी नीचे कर लो, यहाँ पे कांस्टेंट जो बचे उसको अलग कर लो, तो -16k अपॉन 15r(x), डेल्टा टी इधर चला गया है तो इधर बचेगा इंटीग्रेशन डी टी। तो जीरो पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, डेल्टा टी नॉट, तो किसी भी टाइम टी पे मान लो कितना है, डेल्टा टी नॉट बाई 2, किसी भी टाइम टी पे कितना है स्टूडेंट, डेल्टा टी नॉट बाई 2, किसी भी टाइम टी पे है डेल्टा टी नॉट बाई 2। अब क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट ln, अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ln 1/2 आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी नॉट बाई 2 अपॉन टी नॉट करोगे स्टूडेंट तो 1/2 आ जाएगा। इधर आ जाएगा -16/15 इंटू के अपॉन आर एक्स, और इधर टी आ जाएगा, तो स्टूडेंट ln 1/2 को आप लिख सकते हो -ln2 इक्वल टू -16/15 इंटू के अपॉन आर एक्स इंटू टी। अब यहाँ से टी निकाल लीजिए स्टूडेंट, वही निकालना था, टी निकालिए, तो टी कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 15 ln2 डिवाइडेड बाई 16, और ऊपर जो टर्म आएगा वो आएगा आर एक्स डिवाइडेड बाई के। तो स्टूडेंट यही आपका n था, ये वैल्यू आपकी n थी, ln2 का वैल्यू शायद दे रखा है 0.7, ln2 का वैल्यू शायद 0.7 दे रखा है, तो n की वैल्यू यही है मेरी, n की वैल्यू है 15 इंटू 0.7, ऊपर क्वेश्चन में n पूछा था स्टूडेंट, यहाँ देखो ये क्वेश्चन में यहाँ पे n पूछा था, XR/K साथ में है, तो मेरे भी क्वेश्चन में XR/K है, ऊपर हो जाओ भाई, यहाँ भी XR/K है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ln2 की वैल्यू 0.7
अपॉन 16 कर दीजिए, सॉरी बच्चों, अपॉन 16 कर दीजिए। इसमें अपॉन 16 तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10.5 अपॉन 16 आ जाएगा, तो ये 105 अपॉन 16 आएगा, 160 आएगा सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 21 अपॉन, इसको ले जाइए 21 अपॉन 32, 5 टू 3 जा 15 और टू 21 अपॉन 32 आएगा स्टूडेंट। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 32 और 21 को डिवाइड करेंगे, तो ये समथिंग अगर 6 टाइम ले जाएंगे, 6 टू जा 12, 6 3 192 आएगा। तो 0.6 इसको 210 कर लीजिए, 192 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 8 आएगा। तो समथिंग देख लीजिए 8 आएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 20 हो गया, 18 आएगा। तो समथिंग ये करेंगे स्टूडेंट, यहाँ 5 आएगा, इसके बाद हायर डिजिट निकालेंगे, तो लगभग इसका आंसर 0.65 के लगभग होगा। तो ये जो आंसर एन का है स्टूडेंट, ये 0.65 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी होता है, घबराना नहीं है। देखो आपको लगेगा कि जे एडवांस की क्वेश्चन में कि हर बार जो इसकी थिंकिंग है थोड़ा थोड़ा अलग जा रहा है, तो इसमें बस करना है आपको ये कि आप इसको क्वेश्चन बनाते जाइए। क्वेश्चन जब बनाते जाएंगे तो आपको इस तरह की थिंकिंग की आदत हो जाएगी, आपको लगेगा इट विल बी अ न्यू नॉर्मल फॉर यू। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो इट विल बी अ न्यू नॉर्मल फॉर यू। अगर आप आसान क्वेश्चन बना के खुश होते रहेंगे तो उससे आपका कोई फायदा नहीं है। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल करके जब आप कोई चीज सीखेंगे, जैसे आज आपको ये तरीका पता चल गया, अब ये तरीका कहीं फ्यूचर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां आपको ये तरीका याद आएगा। ऐसा मत समझिएगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो वेस्ट हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। आप इस क्वेश्चन को करिए और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया सीखने को मिला तो इसको बढ़िया सॉल्व कर लीजिए। अब फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, तो आपका माइंड जो जरूर इस पे जाएगा कि इस तरह से मैंने कुछ कभी किया था। तो आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है, ज्यादा क्वेश्चन करके आपको क्वेश्चन में तरीके खोजने हैं। आपका नया नया तरीका आपका डेवलप होता जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा चीज आपको, थोड़ा सा जो डिस्कशन किया, हालांकि छोटा नहीं था, एक्सप्लेन करना था स्टूडेंट, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी का, तो कोई बात नहीं, जी एडवांस है भाई, थोड़ा तो देखना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।